हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आप जीके सर पर आपके लिए लेके आया हूँ आज एमसीक्यू क्वेश्चंस जो करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, फैमिली को शेयर करेंगे, इससे हम मोटिवेटेड होते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं कि केवल करंट अफेयर जीके जीएस के ही आएंगे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और हमारे बेस्ट फैकल्टी जिन्होंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है, वो फैकल्टी, वो टीचर आपको गाइड करेंगे, यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, हर चीज़ करेंगे आपके लिए जिससे आप सक्सेसफुल हो सकें, कुछ अचीवमेंट कर सकें, अपने जीवन को बेटर बना सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम और आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन है वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मथुरा, सेकंड राजगिरी, तीसरा कौशाम्बी, चौथा काशी। ठीक है, तो आप लोग वक्त के बारे में पहले जान लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताएं आप। ठीक है, कौशाम्बी आंसर सी, क्या होगा, कौशाम्बी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इस चीज का कि वत्स को हम वत्स देश, वत्स भूमि भी कहते थे, और इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, जिसको वर्तमान में हम कोसम बोलते हैं। और ये इलाहाबाद से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। और आपको पता है कि किस नदी पे स्थित है ये, तो आपको पता होना चाहिए ये यमुना नदी पे स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार समता और दंड समता नामक दो कानून किसने चलाए। पहला ऑप्शन था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर लगता है, कमेंट में आप बताएं, फटाफट बता दीजिए। इससे क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो आंसर है वो कितना सही है, कितना आपको याद है अभी तक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, अशोक। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है राजस्थान की भील जनजाति का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, भील जनजाति है राजस्थान की, तो उसके बारे में कहाँ पढ़ने को मिलता है, उनके बारे में हमें कहाँ जानकारी, पहले कहाँ जानकारी मिलता है, वेद में, ब्राह्मण में, महाभारत में या पुराण में। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, गोपद क्या है, आप लोग गोपद के बारे में बताइए, गोपद क्या है। ठीक है, वर्णम है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, क्या है आपके तो फटाफट कमेंट में बताइए क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या बौद्ध भिक्षुणी पतिमोखा के बारे में है, इनमें से कौन सा है बताइए अब खुद। भिक्षुणी, कौन सा आंसर होगा, वो बौद्ध भिक्षु जिनके अधिकार में भिक्षुणी कार्य करती थी, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रयोग किया गया एक स्थान, बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक महत्वपूर्ण आचरण कोड, इनमें से कोई नहीं।
फटाफट बताइए कौन सा इसका आंसर हो, ए बी सी या टी, कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? आंसर होगा सी। सी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य वंश के अंत के बाद भारत में किस वंश ने शांति और स्थिरता दी? सातवाहक ने, वाकाटक ने, गुप्त वंश ने या शुंग वंश ने? हाँ, कौन से वंश ने? फटाफट बताइए। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जो किसी का कमेंट में आंसर नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा ये होगा सातवाहक। क्यों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मौर्य वंश जो था उसके बाद आया था शुंग वंश, क्योंकि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शुरू हुआ था। और जो मौर्य वंश था वो पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बाद बहुत कमजोर हो गया था। उस टाइम जो राजा थे, कौन राजा, वो अयोग्य थे। और उसके बाद सातवाहक राजाओं ने जो थे उन्होंने भारत में स्थिरता दी थी, इसीलिए हम सातवाहक को हम इसका सबसे प्रमुख मानते हैं और इसका आंसर भी होगा सातवाहक। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे है? आप बताइए। अभी तो मंदिर को लेके बहुत चर्चित है ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताइए अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती, यमुना, किसके? तो इसका आंसर होगा सरयू। अयोध्या और इसके मंदिर दोनों जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? सरयू नदी के। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैदिक काल में व्रीहि किसे कहा जाता था? गेहूं को, चावल को, जौ को या मक्का को? किसको कहा जाता था? फटाफट बताइए किसको कहते थे? कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा चावल। आपको पता है गेहूं को क्या बोलते थे उस टाइम में? वैदिक काल में गोधूम बोलते थे और चावल को ही व्रीहि बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चावल को जो था उस टाइम व्रीहि बोला जाता था और गेहूं को जो था वो गोधूम बोलते थे, गोधूम, और इसको व्रीहि बोलते थे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, कमेंट में बताते रहिए। नंद, शुंग, मौर्य, अरे राजाओं के समय का सही क्रम था। पहले बताइए कौन से राजा आए हुए थे? कौन से आए हुए थे? क्लियर कीजिए फटाफट। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा। क्या होगा? पहला, ए होगा। क्या होगा? ए, क्योंकि पहले जो थे वो हर्यक आए थे, फिर नंद, फिर मौर्य, उसके बाद शुंग आए। ठीक है, अब हर्यक के बारे में जान लेते हैं। हर्यक राजवंश जो था वो प्राचीन भारत का एक साम्राज्य मगध था। उसके तीसरे शासक कब वंशज। ठीक है, क्लियर हो गए हर्यक वंश के बारे में। हर्यक राजवंश प्राचीन भारत के साम्राज्य मगध का तीसरा वंशज था। ठीक है, उसके बाद आता है नंद वंश। ठीक है, एक और चीज था, प्रगोत वंश और बृहदंश वंश को उत्तराधिकारी बनाया गया था उस टाइम। जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश के जो थे, उस चीज की बात हो रही है। ठीक है,
नेक्स्ट में आते हैं नंद वंश को। ठीक है, तो नंद वंश जो था जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके उत्तरी भाग में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, संभवतः 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। ठीक है, 4वीं या 5वीं के करीब में इन्होंने शासन किया हुआ था ये नंद जो थे। ठीक है, नंद जो राजा थे वो, और कहाँ पे किए हुए थे? उत्तरी भाग में, भारतीय उपमहाद्वीप में उसके उत्तरी भाग में इन्होंने राज्य किया है। और मौर्य वंश की अगर बात करते हैं, उसके बाद मौर्य वंश आता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो थी वो 322 ईसा पूर्व हुई थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपको ये चीज का पता है? चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ही नंद वंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, इन्होंने बहुत तेजी से, उस टाइम में इन्होंने बहुत तेजी से मध्य की और पश्चिम की ओर अपनी शक्ति का विस्तार किया हुआ। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, उसके बाद आए शुंग वंश। ठीक है, और शुंग वंश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शुंग वंश जो था, शुंग वंश या शुंग साम्राज्य जो था वो मगध का एक प्राचीन भारतीय राजवंश था, जो लगभग 184 से लेके 75 ईसा पूर्व तक मध्य और पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण किया था, अपना राज्य किया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। जितने भी राजा थे उनके बारे में मैंने एक एक करके क्लियर कर दिया, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और ये है इसका सीरियल नंबर कि पहले जो थे वो हर्यक नंद था, फिर सेकंड में जो था वो नंद, और उसके बाद मौर्य, उसके बाद। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उससे मित्र शुंग, जो कि मौर्य साम्राज्य का सेनापति था और जिसने बृहद्रथ को मारा था, वो कौन था? फटाफट बताइए आप लोग कमेंट में। कौन था? ब्रह्मंत। कौन था? ब्रह्म। कौन था? ब्रह्म। पुष्यमित्र शुंग जो था वो बृहदत्त का ब्राह्मण सेनापति था, और उसी ने बृहदत्त को मार दिया था 187 ईसा पूर्व में, और उसके बाद उसने सिंहासन को प्राप्त किया था। और सिंहासन प्राप्त करते ही उन्होंने मिल को रोक दिया था, और उसके पुत्र अग्निमित्र, जो उनके पुत्र थे अग्निमित्र ने एवनों को हराया था। किसको हराया था? एवनों। इनके पुत्र थे अग्निमित्र, वो जो थे वो एवनों को हराया था। और जो पुष्यमित्र थे वो शुंग समय के हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था, मतलब उस टाइम पुनरुत्थान किया हुआ था उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर क्लियर नहीं हो रहा है आप लोग कमेंट में बताते रहिए। ठीक है, इसलिए आपको समझाएंगे उस चीज को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्व प्रमुख रूपांकन कौन सा है? कौन सा रूपांकन है? एक सींग वाला जानवर, गेंडा, हाथी या बैल? गेंडा, हाथी या बैल, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? कौन सा आंसर होगा? बताइए फटाफट, क्या होगा? एक सींग वाला जानवर, क्या होगा आंसर? एक सींग वाला जानवर। आपको पता होना चाहिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी
उसके हर मुहर पे एक सींग वाले जानवर का मुहर होता था, ठीक है। और ये वो किरणन होता था जिसको हम बैल बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग वो बैल था, वो मिथकीय जानवर था मतलब उनके अकॉर्डिंग। और ये जो था, ये मोर जो था, मतलब ये जो जानवर था, ये ग्रीक और रोमन कथाओं में भी पाया जाता था। ये जो मिथकीय जो भी जानवर था, हमारे अकॉर्डिंग तो उसको बैल ही बोलते थे, पर वो मिथकीय था, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, एक सींग वाला जानवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुई उत्पादन के प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए थे बताइए? पिटलिहार, हाथोनोरा, नाव, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताते रहिए कमेंट में। क्या होगा? नाल होगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? नाल होगा। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक का पौत्र कौन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया? कौन थे जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा था? संप्रति, कुणाल, दशरथ, सनीसुख। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये। क्या होगा? ये इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? अशोक थे, ठीक है। लेकिन अशोक के पौत्र जो थे वो किस धर्म को अपनाए थे? जैन धर्म। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? कौन थे जी? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, अभिनंदन। कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए होगा ऋषभदेव। अब ऋषभदेव के बारे में आपको बता देते हैं। ये प्रथम जैन के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव थे। इनका जो जन्म हुआ था अयोध्या में, इच्छापुर कुल, ठीक है, वो कुल का नाम है, उसमें हुआ था। और हिंदू धर्म में इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। अब भगवान पुराण में ऋषभ के माता पिता जो था, मतलब ऋषभ के माता पिता का उल्लेख किया गया है किस किस पुराण में? भगवत पुराण में, ठीक है। और ऋषभ देव का जो प्रतीक था वो सांड माना जाता था। क्या माना जाता था? सांड को माना जाता था। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ था? फटाफट आंसर बताइए। पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैन, पाटलिपुत्र। दो बार पाटलिपुत्र दे दिया हूं। चलिए कोई नहीं, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए। वैसे डी भी होगा क्योंकि दो बार दे दिया हूं, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। जो पहली जैन परिषद थी वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। जो परिषद थे वो दिगंबरों द्वारा स्पिरिचुअलिटी को बदलने के लिए 12 अंग का संकलन किया। स्थूल भट्ट प्रथम परिषद के अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? पहले जो अध्यक्ष थे 12 अंग संकलन का, स्थूल भट्ट प्रथम परिषद के अध्यक्ष थे। नाम याद होना चाहिए आपको। कौन थे? स्थूल भट्ट, ठीक है। क्लियर होगा आप लोग को? क्लियर हो गया ना? चलिए
नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका आंसर जो होगा वो ए या डी, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। किस बौद्ध परिषद में बौद्धम धर्म को महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजित किया गया था? फटाफट बताइए इसका आंसर जो होगा। चौथी बौद्ध परिषद, तीसरी बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद या प्रथम बौद्ध परिषद? कमेंट में भी बताते रहिए, फटाफट बताते रहिएगा। इस तरह क्या होगा, आप लोग का रिविजन होता रहेगा, क्लियर भी होता रहेगा मेरे लिए। ठीक है, कि इससे पता चलता रहेगा कि इस तरह के और क्वेश्चन लाने हैं या नहीं लाने हैं, कितने बच्चों को आता है, कितने बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा राइट आंसर? डी, चौथी बौद्ध परिषद। ठीक है, क्योंकि चौथी बौद्ध परिषद में ही बौद्ध जो धर्म था, है ना, उसको विभाजित किया गया था। एक था महायान और हीनयान, ये दो पार्ट में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया इस चीज का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खेमिस त्योहार भगवान परम संभव को समर्पित है, जिन्हें बुद्ध के प्रतिनिधि अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है। यह भारत के किस भाग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? ठीक है, किस भाग में आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख या उड़ीसा? फटाफट आंसर बताइए। ये मनाया जाता है, आंसर होगा इसका सी। ठीक है, लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, क्योंकि हेमिस त्योहार जो है ना, वो भगवान परम संभव को समर्पित है, जिन्हें बुद्ध के प्रतिनिधि के अवतार में सम्मानित किया जाता है। क्योंकि जो उनका जन्म था, ये माना जाता है, लोगों का मानना है ये, क्योंकि वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन में हुआ था। ठीक है, जैसे कि बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, जो बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी उसी के अकॉर्डिंग इनका जन्म हुआ था, इसीलिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्यों अधिकांश यूनानी, कुषाण और शौकों ने भारत में अपने शासन स्थापित करते समय हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म ग्रहण किया? क्यों किया था? आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। पहले बौद्ध धर्म का उदय हुआ और इसने हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले युद्ध और हिंसा की नीति का त्याग करना था। हिंदू धर्म जाति से ग्रस्त था और उन्हें आकर्षित करने में सक्षम नहीं था। बौद्ध धर्म को अपनाकर भारतीय समाज तक पहुंचना आसान था। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है? फटाफट बताइए, क्या इसका आंसर लगता है आपको? है? क्या लगता है आपको आंसर इसका? कमेंट में किसी का आंसर नहीं आया, कमेंट में बताते रहिए आप लोग आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो यूनानी थे, कुषाण थे या सब सको जो थे, ये सब जो थे ये भारत के उत्तर पश्चिम की ओर से प्रवेश किए थे भारत में। ठीक है, और वो अपने धर्म को, क्योंकि स्थानीय धर्म आप जब एक्सेप्ट कर लोगे, आप अपना लोगे, ठीक है ना, तो अपने शासन की वैधता को प्राप्त करने में आसान तरीका मिल जाता है। क्योंकि आपने उस धर्म को अपना लिया, फिर आप उस धर्म से रिलेटेड कुछ भी जो करना चाहते हैं करते रहिए उस एरिया को। उन लोकल लोगों को ये तो लगता है ना कि ये मेरे ही धर्म का है, क्योंकि धर्म तो पहले जो था, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए, अभी भी है, अभी भी है, पर जो एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये
उस तरह नहीं होते, उनका माइंडसेट उस तरह नहीं होता जिस तरह पहले के लोगों का होता था, ठीक है। और उस टाइम, जिस टाइम जब ये यूनानी, कुषाण और सबों ने जब भारत में एंट्री किया हुआ था, उस टाइम ये बौद्ध धर्म जो था वो प्रचलित में था, बहुत प्रचलित था। और इसमें मतलब इस धर्म को अपनाने में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, इजीली प्रवेश प्रदान मिल जाता था। क्योंकि हिंदू धर्म में आपको पता है कितने सारे मतलब जाति में डिवाइडेड है। हिंदू जाति जो है वो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, इस तरह मतलब बहुत सारे मतलब जातियों में डिवाइडेड है, जिसकी वजह से अब बौद्ध धर्म केवल बौद्ध धर्म, इसलिए उनको अट्रैक्टिव भी लगा, ईजी भी था, और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मल्ल राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? फटाफट बताइए इसका आंसर, कमेंट में बताते रहिए, कमेंट में बताइए। रामग्राम, पावा, सुपुर या मिथिला, कहा था? राइट आंसर इसका होगा बी। क्या होगा? बी, पावा। क्योंकि मल्ल जो था वो क्षत्रियों का एक गणतांत्रिक राज्य था। ठीक है, किसका? क्षत्रियों का। और जो मल्ल की राजधानी थी वो पावा में स्थित थी। ठीक है, और यही वो शहर है जहां बुद्ध जो थे वो अपनी पहली मतलब अंतिम यात्रा के दौरान यहाँ गए हुए थे। जो बुद्ध की अंतिम यात्रा थी वो लास्ट यात्रा यही इसी शहर में हुई थी, और लास्ट यात्रा के दौरान यही गए हुए थे वो। तो आपको क्लियर हो गया, पावा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई? गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्ण बेसिन या सिंधु बेसिन? बताइए फटाफट। फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा गंगा बेसिन। क्या होगा? ये इसका राइट आंसर है। आपको पता है क्यों? क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र जो था वो उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी, जो पश्चिमी यूपी है, और पूर्वी यूपी और बिहार, ये बिहार से भी आता था। ठीक है, तो यानी गंगा बेसिन में स्थानांतरित हो गया, क्योंकि ये सारे जो थे वो गंगा से कनेक्टेड हो जाते थे। ठीक है ना, इसीलिए। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा है, आपके लिए लगा है कि हाँ आपके एजुकेशन में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ नॉलेज मिला, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और हमें भी मोटिवेट करें। कल से और भी सब्जेक्टों के जो फैकल्टी हैं और टीचर हैं वो आएंगे अपने सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, आपको क्लियर भी करेंगे, और इसका जो PDF है वो आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।